एपिसोड 25 भाग 11 व्यवस्था। सी रैंक गेट की घटना को 3 दिन बीत गए। जिन्ना स्कूल से जल्दी घर आ गई क्योंकि आज शनिवार था। अपार्टमेंट में प्रवेश करते ही वह हवा सूंघने लगी और जल्दी से अपने जूते उतार दिए। भाई यहाँ क्या चल रहा है? क्या आपने तला हुआ चिकन ऑर्डर किया? हाँ, मैंने ये सुनिश्चित करने के लिए कुछ टेकअवे का ऑर्डर दिया था कि यह आपके लिए ठीक समय पर यहाँ पहुँच जाएगा। वाह वाकई। डाइनिंग टेबल के पास बैठे हुए जिनवू ने उसे इशारा किया, जिससे जिन्ना की आंखें खुल गईं। वह तुरंत उसकी ओर दौड़ी। यहाँ क्या हो रहा है? और आप भी एक सीरियल स्क्रूज हैं। क्या हाल ही में कुछ अच्छा हुआ? अरे अब पहले अपना स्कूल बैग नीचे रखो। एक लड़की इतनी गुस्सैल क्यों होती है? ये ठीक है, ये बैग इतना भारी नहीं है, आप जानते हैं। और वह कुछ समय पहले ही शिकायत कर रही थी कि उसका बैग बहुत भारी है और वह अपने साथ छाता नहीं ले जाना चाहती। वह वास्तव में उसके चेहरे पर आने वाली मुस्कान को छिपा नहीं सकी। मुझसे पूछ रही हो कि क्या हाल ही में कुछ अच्छा हुआ है? बेशक, परिवार का बैंक बैलेंस आज 800,000 वॉन से बढ़कर 18 करोड़ 3 लाख हो गया था। जादुई क्रिस्टल की बिक्री से 180 मिलियन प्राप्त हुए और 500 ग्रैंड का उपयोग महीने के किराए के लिए किया गया। फिर भी 180 मिलियन। सिर्फ एक छापेमारी में वह कुल 180 मिलियन की बेतुकी रकम हासिल करने में सफल रहा। वह कुछ समय से ऐसा ही था, लेकिन ये पहली बार था जब उसे एक असली शिकारी जैसा महसूस हुआ। खैर, ये वह युग था जहां शिकारियों का आकस्मिक उल्लेख तुरंत धन की छवियों को सामने लाता था, इसलिए इसमें मदद नहीं की जा सकती थी। इसके अलावा मैजिक क्रिस्टल एक्सचेंज के कर्मचारी का चेहरा जब जिनवू अपने भंडार के साथ वहां गया था, उसकी यादों में अभी भी ताजा था। क्या तुमने इन सभी राक्षसों का शिकार किया? ये कुछ ऐसा ही है। कितना अविश्वसनीय है। 49 रैंक जादुई क्रिस्टल। संपूर्ण लॉट की आरंभिक अनुमानित कीमत 300 मिलियन वॉन से कुछ अधिक थी। लेकिन कौन जानता था कि कराधान इतना बेरहम होगा। मुझे कर के रूप में 40% का भुगतान करना होगा। हाँ, जब कोई व्यक्ति क्रिस्टल बेचता है तो 40% कर के रूप में लिया जाता है। हालांकि जब कोई गिल्ड उन्हें बेच रहा है तो ये केवल 10% है। क्या कोई कारण है कि गिल्ड के लिए कर में कमी की जा रही है? ठीक है, फ्रीलांसरों और उनकी टीमों के विपरीत गिल्ड को बिना किसी सवाल के सहयोग करना चाहिए जब उन्हें संगठित होने का आदेश दिया जाता है। आप देखते हैं। दरअसल जब उसने अपनी यादों की खोज की तो उसे एसोसिएशन के मॉनिटरिंग डिवीजन और व्हाइट टाइगर गिल्ड के दोनों एजेंटों के दोहरी कालकोटरी घटना के स्थान पर आने की बात याद आई। क्योंकि उसे विशेष उपचार मिल रहा था, मदद मांगने पर गिल्ड को सरकार और एसोसिएशन के साथ सहयोग करना पड़ा। उच्च कर दरों के कारण जिनवू को अपनी पसंद पर थोड़ा विचार करना पड़ा। क्या मुझे गिल्ड में प्रवेश करने के बाद क्रिस्टलों को अपने पास रखना चाहिए और उन्हें बेच देना चाहिए? लेकिन इसके तुरंत बाद उसने अपना मन बना लिया। जब तक उसने गिल्ड में प्रवेश किया और उनके लिए काम करना शुरू किया, विजय की मुख्य वस्तुएं ए और बी रेटिंग वाले गेट्स होंगे। उन गेट्स से निकलने वाले जादुई क्रिस्टल सी रैंक वाले गेट्स से निकलने वाले जादुई क्रिस्टल से अतुलनीय रूप से अधिक मूल्यवान होंगे। और इस समय उसे अपने हाथ से प्राप्त होने वाले प्रत्येक प्रतिशत की आवश्यकता थी। इसके अलावा मैं सिर्फ टैक्स कम करने के लिए किसी पुराने गिल्ड के साथ साइन नहीं कर सकता। क्या अब मैं ऐसा कर सकता हूं? मैं उन्हें बेच दूंगा। इस तरह उसने 180 मिलियन पर अपना हाथ जमा लिया। जैसा कि जिन्नाह ने अपने प्रश्न में कहा था, चिकन बियर भोजन इस समय परिवार के बैंक खाते में बड़ी कमाई का जश्न मनाने के लिए था। इस भोजन के लिए धन्यवाद। जिन्नाह चुपचाप बियर कैन की ओर पहुंची, लेकिन फिर जिनवू की उंगली ने उसके माथे को जोर से झटका दिया। तुम्हारे लिए ये। फिर उसने उसके सामने कोला की एक कैन रख दी। मैं तो केवल मजाक कर रही थी, आप जानते हैं। जिन्नाह और उसके हाथ उसके लाल माथे को रगड़ने में व्यस्त थे। इसकी परवाह किए बिना जिनवू ने बियर की ताजा ठंडी कैन का ढक्कन खोला और सामग्री को अपने गले के नीचे डाल लिया। लेकिन फिर ऐसा हुआ, जब जिनवू ने परिचित बीप सुनी तो वह घबराहट से प्रतिक्रिया करने से खुद को नहीं रोक सका। अचानक एक सिस्टम संदेश क्यों आया? हानिकारक पदार्थों का पता चला है। बफ डिटॉक्स का असर अब शुरू होगा। 3, 2, 1 विश्रण पूरा हो गया है। आपने हानिकारक पदार्थों का विश्रण किया। क्या आप शराब के बारे में बात कर रहे हैं? जिनवू ने कैन में बची हुई बियर पी ली और सुनिश्चित करने के लिए दूसरी बियर खोल दी। हानिकारक पदार्थों का पता चला है। बफ डिटॉक्स का असर अब शुरू होगा। 3, 2, 1 विश्रण पूरा हो गया है। और बिल्कुल वही संदेश फिर से दिखाई दिए। उसने एक बार में बियर की 2 कैन पी ली थी, लेकिन उसे नशे की एक भी झलक महसूस नहीं हुई। ये बफ चीज जो भी थी, ये निश्चित रूप से इरादे के अनुसार काम कर रही थी। यह क्या है? जिनवू ने अपना सिर झुका लिया।
उसे अभी तक बफ्स को इधर उधर फेंकने में सक्षम एक भी शिकारी नहीं मिला था। ऐसे विशेष कौशल रखने वाले अधिकांश शिकारी बड़े संघों के लिए काम करते थे। चूंकि वह एसोसिएशन से संबद्ध थे, इसलिए अब तक उन्हें किसी से मिलने का एक भी अवसर नहीं मिला था। भले ही किसी ने मुझ पर चुपचाप बफ कर दिया हो, निश्चित रूप से सिस्टम ने मुझे इसकी सूचना दे दी होगी। उस स्थिति में केवल दो ही संभावनाएं हो सकती हैं। या तो उसे बफ तब प्राप्त हुआ जब वह बेहोश था, या सिस्टम सक्रिय होने से पहले उसे प्राप्त हुआ। व्यक्तिगत रूप से उसका झुकाव बाद की ओर अधिक था। भाई क्या गलत, क्या यह अपच है? आपको अधिक सावधान रहना चाहिए था, आप जानते हैं। जब जिन वू की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई तो जिन्नाह ने चिंतित स्वर में उससे पूछा, नहीं, ये सिर्फ इतना है कि मुझे कुछ बहुत जरूरी बात याद आ गई, बस इतना ही। जब तक मैं इसका ध्यान रखूं, मेरे बिना खाओ, ठीक है? जिन वू वापस अपने कमरे में चला गया। फिर उसने अपनी यादों के हर कोने को खंगालना शुरू कर दिया, ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या उससे कोई चीज छूट गई है, भले ही वह छोटी ही क्यों ना हो। अचानक उसे कुछ याद आया। प्रत्येक खोज में पुरस्कार होते हैं, यहां तक कि दंडात्मक खोज भी। लेकिन एक खोज ऐसी थी जिसके बारे में मैं पुरस्कारों की पुष्टि करने तक कभी नहीं पहुंच पाया। जिन वू ने जल्दी से मेल बॉक्स खोला। उस समय उसे पता नहीं था कि सिस्टम क्या है और न ही पुरस्कारों का क्या मतलब हो सकता है, इसलिए उसने उन पर प्रकाश डाला। लेकिन उसे वह संदेश पढ़ना निश्चित रूप से याद था जिसमें कहा गया था कि उसने खोज को पूरा करने के लिए शर्तों को पूरा कर लिया है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जिन वू ने अंततः मेलबॉक्स के ठीक नीचे के संदेशों की खोज की। खिलाड़ी बनने पर बधाई। पढ़ें। धीरे से बोलते हुए जिन वू की आवाज कांप उठी। पुष्टि करना, यह प्रणाली प्लेयर के विकास में सहायता करेगी। सिस्टम के निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहने पर संभावित दंड होगा। आपके पुरस्कार वितरित कर दिए गए हैं। जैसा उसने सोचा था, इनाम का जिक्र था। भूमिगत मंदिर के अंदर उसने जो आवाज सुनी वह स्पष्ट रूप से ये शब्द कह रही थी, सीक्रेट क्वेस्ट, द करेज ऑफ द पावरलेस की पूर्णता आवश्यकताएं पूरी हो चुकी है। एक गुप्त खोज या खोज नहीं, ये फिर भी एक खोज थी। हालांकि उसने अब तक ये जांच नहीं की थी कि उसे किस प्रकार का पुरस्कार मिला है। उस समय उसने सोचा कि यह सब एक मतिभ्रम था। इसके परिणामस्वरूप संभावित दंड होगा। आपके पुरस्कार वितरित कर दिए गए हैं। क्या आप अपने पुरस्कारों की पुष्टि करना चाहेंगे, हाँ या नहीं? हाँ। गुप्त खोज, शक्तिहीन का साहस के लिए पुरस्कार। महान जादूगर कंडियारू का आशीर्वाद। महान जादूगर कंडियारू आपके साहस से बहुत प्रभावित हुए हैं और उन्होंने आपको एक विशेष जादू का उपहार दिया है। कंडियारू के आशीर्वाद के साथ आप हर दिन एक स्वस्थ और पूर्ण जीवन का आनंद लेंगे। चुनौती देने वाले की प्रतीक्षा में एक उज्जवल भविष्य हो। एक बार का प्रभाव, विल टू रिकवर, आपके सभी क्षतिग्रस्त शरीर के अंग अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाएंगे। निरंतर प्रभाव, अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घायु, आप सभी प्रकार की बीमारियों, जहरीले पदार्थों के साथ साथ सभी प्रकार के स्टेटस डिबफ से प्रतिरक्षित रहेंगे। नींद के दौरान आपकी रिकवरी दर तेजी से बढ़ जाएगी। केवल अब पहेली के टुकड़े अपने स्थान पर गिर गए, इसीलिए मेरा पैर ठीक हो गया। ये सब खोज के इनाम के कारण था कि उसका कटा हुआ पैर वापस पहले जैसा हो गया था। यही बात इस बात के लिए भी है कि वह बियर की एक दो कैन से भी नशे में क्यों नहीं आ सका। डटे रहो, मैं भी सभी प्रकार के जहर से प्रतिरक्षित हूं। जिन वू की आंखें अचानक खुल गईं। अगर ऐसा होता तो क्या ऐसा हो सकता था? जिन वू ने जल्दी से अपनी इन्वेंटरी से एक निश्चित वस्तु निकाली। आइटम, कसाका की जहर की थैली। दुर्लभता ए, प्रकार, औषधि। एक थैली जिसमें कसाका का परिष्कृत जहर है। कसाकों का शिकार करते समय यह बहुत ही कम पाया जा सकता है। इस जहर को पीने से आपको मजबूत त्वचा मिलेगी, लेकिन विषाक्तता आपकी मांसपेशियों को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचाएगी। प्रभाव, द आयरन स्केल्स ऑफ कसाका, शारीरिक क्षति में 20% की कमी। साइड इफेक्ट, क्षतिग्रस्त मांसपेशियां, ताकत -35। टॉक्सिन के कारण मेरी मांसपेशियां क्षतिग्रस्त होने वाली हैं, लेकिन क्या ये डिटॉक्स इसका विरोध नहीं करेगा? खोजने का एक ही तरीका था। जिन वू ने अपनी आंखें बंद कर ली और थैली के भीतर मौजूद तरल पी लिया। चिपचिपा तरल पदार्थ उसके गले से नीचे उतर गया। स्वाद तैलीय और भयानक था, लेकिन उसने इसे सहन कर लिया। और कहते हैं कि जो आपके लिए अच्छा है वह आमतौर पर कड़वा होता है। जब उसने सारा जहरीला तरल पदार्थ पी लिया तो उसके सामने संदेश आने लगे। हानिकारक पदार्थों का पता चला है। बफ, डिटॉक्स का असर अब शुरू होगा। 3, 2, 1 मिश्रण पूरा हो गया है। क्षतिग्रस्त मांसपेशियां का दुष्प्रभाव निरस्त कर दिया गया है। जिन वू ने अपनी मुट्ठियां सचमुच कसकर भींच ली।
फिर भी वह अभी जश्न नहीं मना सका, इसलिए उसने तुरंत अपनी स्टेटस विंडो बुलाई। आंकड़े: ताकत 53, सहनशक्ति 30, एजिलिटी 53, बुद्धि 30, धारणा 36, वितरित करने के लिए उपलब्ध अंक 0, शारीरिक क्षति में कमी 20%। जैसा कि उसे उम्मीद थी, उसकी स्ट्रेंथ स्टेट में कोई कमी नहीं आई। यह अभी भी 53 अंक के रूप में बना हुआ है। और फिर उसने शारीरिक क्षति में कमी नामक नई स्टेट भी देखी। निश्चित रूप से ये श्रेणी में सीमित हो सकता है, लेकिन फिर भी यह एक अद्भुत प्रतिमा थी जिसने सभी भौतिक क्षति को 20% तक कम कर दिया। जैसे ही जिन वू ने इस नए स्टेट के उद्भव का जश्न मनाना शुरू किया, जिन आह ने लिविंग रूम से उसे बुलाया। भाई, क्या आप यू जिन हो नामक व्यक्ति को जानते हैं? वह तुम्हें ढूंढ रहा है। बिल्कुल नहीं, वो वही यू जिन हो नहीं हो सकता। जिन वू जल्दी से लिविंग रूम में गया और अपनी छोटी बहन से फोन का रिसीवर छीन लिया। नमस्ते बड़े भाई, यह मैं हूँ, यू जिन हो। सचमुच? दूसरी ओर से आने वाली आवाज बहुत परिचित लग रही थी। तुम्हें ये नंबर कैसे मिला? मैं जानता हूं कि एक व्यक्ति एसोसिएशन के लिए काम कर रहा था। आप देखिए, आप अपने स्मार्टफोन का जवाब नहीं देना चाहते थे, इसलिए मेरे पास आपको इस तरह घर पर कॉल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन यह ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में हम फोन पर चर्चा कर सकें। क्या हम कहीं मिल सकते हैं ताकि मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बता सकूं? जिन वू ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। इतनी कठिन परीक्षा से गुजरने के बाद भी वह मुझसे मिलना चाहता है। बड़े भाई, मुझे वास्तव में आपसे यह अनुग्रह मांगना है, कृपया। ये लड़का कितना अजीब था। यू जिन हो द्वारा ईमानदारी से विनती करने के बाद अंततः जिन वू 1 घंटे का समय देने के लिए सहमत हो गया। बैठक का स्थान एक फ्रेंचाइजी कैफे था जो जिन वू के घर से बहुत दूर स्थित नहीं था। भले ही वह कार्य दिवस था, कैफे के अंदर काफी लोग थे, शायद इसलिए कि उन्होंने दोपहर के भोजन के ठीक बाद मिलने का फैसला किया। बड़े भाई, यहाँ पर। यू जिन हो ने उत्साहपूर्वक उसका स्वागत किया। कैफे में प्रवेश करने से पहले जिन वू ने अपनी धारणा को अधिकतम तक केंद्रित किया, लेकिन वह दुकान के अंदर किसी अन्य शिकारी को महसूस नहीं कर सका। कम से कम ऐसा लग रहा था कि यह मुलाकात बदला लेने के उद्देश्य से नहीं थी। हालांकि जिन वू को वास्तव में ऐसा कुछ भी करने की याद नहीं है जिसके कारण उसके प्रति ऐसी दुर्भावना हो और त्वरित प्रतिशोध की आवश्यकता हो। जिन वू मेज के दूसरी ओर बैठ गया। सोचा नहीं था कि हम दोबारा मिलेंगे। यू जिन हो की मेज के ऊपर आधी खाई हुई आइसक्रीम रखी थी। यू जिन हो खड़े होते हुए बोला, तुम क्या मंगवाना पसंद करोगे? क्या मुझे जाकर आपके लिए कुछ कॉफी लानी चाहिए? नहीं, ठीक है। जब यू जिन हो वापस बैठ गया तो वह किसी कारण से थोड़ा निराश लग रहा था। जिन वू ने सबसे पहले अपना मुंह खोला, तो तुम क्या चाहते हो? ये तब था, मैं आपको बता रहा हूं, उस समय इस आदमी ने सचमुच ऐसा किया था। ये सचमुच बहुत पागलपन था। जिन वू ने अपनी नजर उसकी तरफ कर ली। उसके बगल वाली मेज पर 3 हटे कट्टे छात्र बैठे थे, जिनका चेहरा किसी न किसी स्थानीय एथलेटिक क्लब से था और वे 3 लड़कियों से बातचीत करने में व्यस्त थे। जिन वू ने अपनी बातचीत पर वापस लौटने की कोशिश की। जैसा कि मैं कह रहा था, आप क्या करते हैं? और मैंने ऐसा कब किया? क्या आप इस घटिया आदमी की बात सुनेंगे जो बकवास का आविष्कार करने में व्यस्त है क्योंकि हम लड़कियों के सामने हैं? लेकिन आपने ये कहा था, है ना? वाह, क्या मुझे तुम्हें तस्वीरें दिखानी चाहिए यार? क्या मुझे बाकी दुनिया को सबूत जारी करना चाहिए या कुछ और? छात्रों की आवाजें तेज होती गईं और लड़कियों की हंसी भी उतनी ही तेज थी। जब शोर इतना तेज हो गया कि उनकी बातचीत जारी नहीं रह सकी, तो जिन वू के पास खड़े होने और चुपचाप अपनी बगल वाली मेज पर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। सभी पुरुष छात्रों की निगाहें जिन वू पर टिकी थीं। क्या आप कृपया इसे नीचे रखेंगे? यहाँ अन्य लोग भी हैं। एक पुरुष छात्र ने अपना सिर खुजाया और 2-4 बार माफी मांगने का नाटक किया। हाँ, हम इसे दबा कर रखेंगे। इस बारे में बहुत खेद है। उस दृश्य को देखकर लड़कियां जोर जोर से हंसने लगी। जिन वू ने मुड़ने से पहले कुछ देर तक चुपचाप उन्हें देखा, लेकिन जब उसने ऐसा किया तो कुछ उड़कर उसके सिर के पिछले हिस्से में जा लगा। एक लुढ़का हुआ कागज का सर्विएट फर्श पर गिर गया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पुरुष छात्र जोर जोर से हंसने लगे, जबकि लड़कियां लड़कों को डांटने का नाटक करने लगी, भले ही उनके चेहरे पर हंसी मजाक की मुस्कान आ रही थी। इस दृश्य को देखकर यू जिन हो की अभिव्यक्ति धीरे धीरे स्थिर हो गई। जिन वू ने यू जिन की आइसक्रीम के बगल में अप्रयुक्त चम्मचों में से एक उठाया और काउंटर पर चले गए। ओह, देखो देखो, वह अपनी माँ को बताने जा रहा है। मम्मी, वे शोर मचा रहे हैं, कृपया उन्हें रोकें। इस बीच वे बच्चे अपना मुंह चलाते रहे।
जिन वू ने काउंटर के पीछे उदास चेहरे वाली घबराई हुई महिला कर्मचारी से पूछा, इस चम्मच का कितना? माफी चाहती हूँ प्रिय ग्राहक, हम अलग से चम्मच नहीं बेचते, आप देखिए, ये 10,000 से अधिक नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। जिन वू ने 10,000 वोन का बिल काउंटर पर रखा और पलट गया। प्रिय ग्राहक, क्षमा करें। जिन वू ने महिला कर्मचारी की कॉल को नजरअंदाज कर दिया और सीधे उस टेबल की ओर चला गया जहां कुछ एथलेटिक क्लब के पुरुष छात्र थे। जब उन्होंने देखा कि जिन वू संदिग्ध व्यवहार प्रदर्शित कर रहा था, तो तीनों छात्र धीरे धीरे अपनी सीटों से खड़े हो गए। आप क्या जानना चाहते हैं? कैफे के अंदर सभी का ध्यान अब इस टेबल पर था। जिन वू ने छात्रों को अपना चम्मच दिखाया। जैसे ही इन असहाय बच्चों के भावों पर सवालिया निशान तैरने लगे, जिन वू ने अपने हाथ में चम्मच को कुचलना शुरू कर दिया और बेचारी चम्मच ने आसानी से उनकी आंखों के सामने अपना आकार खो दिया। पुरुष छात्रों का रंग और भी पीला पड़ गया। फिर जिन वू ने चम्मच उनकी मेज पर रख दिया, लेकिन जो कुछ वहां बचा था उसे अब चम्मच नहीं कहा जा सकता। नहीं, ये केवल मुड़ी हुई धातु का एक टुकड़ा था, जिसका आकार लगभग गेंद जैसा था। पुरुष छात्रों ने घबराकर अपनी लार निगल ली। वह इंसान की ताकत नहीं है, ये लड़का, वो एक हंटर है। पुरुष छात्रों ने एक दूसरे को इशारा किया, इससे पहले कि जिस बच्चे ने उस पर सर्विट फेंका था, उसने झुककर माफी मांगी। मुझे सचमुच खेद है। फिर उसके बाकी दोस्त भी माफी मांगने लगे। मुझे माफ करें, ये हमारी गलती थी, हमें माफ कर दो। पुरुष छात्र पीले रंग के साथ कई बार झुके, फिर कैफे से जल्दी से पीछे हट गए और लड़कियों को भी बाहर खींच लिया। उस शोरगुल वाली मेज के आसपास मौजूद ग्राहकों ने जिन वू की ओर प्रशंसा भरी निगाहें भेजी। इस बीच जिन वू अपनी सीट पर लौट आया और वापस बैठ गया। बोलते समय यू जिनहो की आंखें चमक उठी। जैसी आपसे अपेक्षा थी, बड़े भाई। जिन वू मौजूदा विषय पर वापस आया। तुमने मुझसे मिलने के लिए क्यों कहा? तो वो बड़े भाई, मैंने इस मामले पर बहुत विचार किया। मेरा मतलब है, बहुत सारे विचार, आप जानते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे सचमुच गंभीरता से आपसे पूछना चाहिए। जिन वू ने अपना सिर झुका लिया। अब आप किस बारे में बात कर रहे हैं? यू जिनहो का चेहरा लाल हो गया, जैसे कि वह किसी बात को लेकर शर्मिंदा हो, इससे पहले कि वह साहस जुटाता और बोलता। दरअसल मैं अपनी खुद की चाय बनाने की सोच रहा था। जिन वू ने एक सेकंड भी संकोच नहीं किया और उत्तर दिया, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। उपन्यास सोलो लेबलिंग, एपिसोड 26। यू जिनहो की अभिव्यक्ति स्तब्ध हो गई। मुझे इसका पता लगाने के लिए बाकी बातें सुनने की जरूरत नहीं है। जिन वू ना कहने में काफी निर्णायक था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसे यू जिनहो या ऐसा कुछ पसंद नहीं था। हालांकि उसका दिमाग थोड़ा खराब लग रहा था, उसका रवैया विनम्र रहा और वह एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सामने आया जो हमेशा अपनी बात रखता था। वह मास मीडिया में अक्सर देखे जाने वाले धनी परिवार के अन्य वंशजों से काफी अलग था। हालांकि जिन वू को लड़के के हंटर चरण के दौरान एक अमीर परिवार के बेटे का साथी बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर और कुछ नहीं है तो मैं जा रहा हूं, बड़े भाई। जैसे ही जिन वू जाने के लिए उठा, यू जिनहो तेजी से आगे बढ़ा और उसे पकड़ लिया। बड़े भाई, केवल 20 के लिए नहीं, रुकिए, कृपया अगले 19 बार मेरे साथ भागीदार बने। किस लिए? कालकोठरी साफ करने के लिए। हाँ, मैं तुम्हें उचित मुआवजा अवश्य दूंगा। यू जिनहो की आवाज काफी निराशाजनक लग रही थी। जिन वू ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। लोगों के शिकारी बनने के दो कारण थे, या तो ये पैसे के लिए था या उनके कर्तव्य की भावना के लिए। लेकिन यू जिनहो किसी भी खेमे से नहीं था। शायद ये संभव था कि उसने सोचा हो कि हंटर होना चरम खेल का थोड़ा अधिक खतरनाक रूप है या ऐसा ही कुछ। जिन वो अब तक यही मानता आ रहा था। सच है, जब बच्चे ने घोषणा की कि वह पिछली बार उस कठिन परीक्षा से गुजरने के बाद भी अपनी निजी छापेमारी टीम बनाना चाहता है, तो उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं, ये निश्चित है। किसी धनी परिवार के वंशज को ढूंढना बहुत अजीब नहीं होगा, जो उस सुरक्षित माहौल में स्तब्ध हो गया था, जिसमें वह बड़ा हुआ था। हालांकि यू जिनहो की अभिव्यक्ति इस समय उस तरह के लिए बहुत गंभीर और दृढ़ लग रही थी। क्या कोई अलग कारण हो सकता है? उचित मुआवजे के वादे के बजाय जिन वू की जिज्ञासा कालकोठरी 19 पर अधिक बार छापा मारने के विचार से प्रेरित हो रही थी। जिन वू का दिमाग तेजी से काम करने लगा। बता दे कि पिछली बार उसकी पहली रेड थी, और जब वह 19 और छापे पूरे कर लेगा। जिन वू को सच्चाई का एहसास होने में देर नहीं लगी। इसके बजाय उसकी अभिव्यक्ति स्तब्ध हो गई। क्या आप शायद गिल्ड मास्टर लाइसेंस प्राप्त करने के बारे में सोच रहे हैं? ये सही है, बड़े भाई। कॉफी ऑर्डर न करना कितना स्मार्ट निर्णय था।
अन्यथा पीने की कोशिश करते समय उसने अब तक कड़वे तरल पदार्थ को पूरी मेज पर छिड़क दिया होगा। आप गिल्ड मास्टर बनना चाहते हैं? ठीक है, कहानी थोड़ी जटिल है बड़े भाई। बोलते समय यूजिनहो का चेहरा पहले की तुलना में काफी लाल हो गया। बड़े भाई, कृपया मेरी कहानी सुने। जिनवू थोड़ी दुविधा में था, सोच रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए, लेकिन अंत में वह अपनी जिज्ञासा से हार गया, इसलिए वह वापस बैठ गया। ठीक है, मैं सुनूंगा। खैर, वादा किया गया समय अभी समाप्त नहीं हुआ था, वैसे भी उसकी कहानी सुनने में कोई समस्या नहीं होगी। यूजिनहो ने जल्दी से अपना बट भी नीचे रख दिया। जैसा कि आपने सही अनुमान लगाया है, मैं गिल्ड मास्टर लाइसेंस प्राप्त करना चाहता हूँ। वास्तव में वह लाइसेंस प्राप्त करना उतना कठिन नहीं था। आपको एक शिकारी बनना होगा जिसने कम से कम 20 छापों में भाग लिया हो। जब तक आप इस आधार आवश्यकता को पूरा करते हैं, आपको बस एक लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और आपको लाइसेंस मिल जाएगा। बेशक रबिश हंटर द्वारा बनाए गए गिल्ड में कोई भी शामिल नहीं होगा, और यदि कोई गिल्ड सदस्यों की न्यूनतम संख्या बनाए रखने में विफल रहता है, तो उसे भी भंग कर दिया जाएगा। यूजिनहो जारी रहा। यह अभी तक सार्वजनिक ज्ञान नहीं है, लेकिन वास्तव में मेरे पिता अपनी खुद की एक गिल्ड स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। यूजिन कंस्ट्रक्शन द्वारा बनाया गया एक गिल्ड। यूजिन कंस्ट्रक्शन दक्षिण कोरिया के सबसे बड़े निगमों में से एक था। इसने अपने कारोबार का विस्तार निर्माण के क्षेत्र से आगे बढ़कर अन्य क्षेत्रों में भी कर लिया था और वहां धूम मचा रहा था। जिनवू ने सुना था कि हाल ही में उसने हंटर संबंधित व्यवसायों में भी कूदने के बाद भारी लाभ कमाया है, और वह अपना एक गिल्ड बनाना चाहता है। जब जिनवू ने दिलचस्पी दिखाई तो यूजिनहो उत्साहित हो गया और उसने और स्पष्टीकरण दिए। वह मजबूत हंटर्स की खोज करेगा और एक विशाल गिल्ड का निर्माण करेगा, और हमारे सभी हंटर संबंधित व्यावसायिक हितों को इसके अंतर्गत रखेगा। यही उसकी योजना है। यदि कोई निगम हंटर संबंधित व्यवसायों में भाग लेना चाहता है, तो गिल्ड के साथ मिलकर काम करना आवश्यक था। ठीक है, यदि आप कभी जादुई क्रिस्टल और राक्षसों के अवशेष या बी रैंक वाले गेट्स में पाए जाने वाले मन पत्थर जैसे खजाने पर अपना हाथ पाना चाहते हैं, तो आपको एक बड़े गिल्ड की ताकत की आवश्यकता होगी, और इसलिए आप एक आत्मनिर्भर इकाई बनना चाहते हैं। क्या यही है? ये बिल्कुल सही है बड़े भाई। यूजिन कंस्ट्रक्शन की वित्तीय क्षमता के साथ गिल्ड बनाने में कोई समस्या भी नहीं आएगी। नहीं, असली मुद्दा ये होगा कि इसे कौन चलाएगा। मेरे पिता एक एस रैंक वाले हंटर को गिल्ड मास्टर के रूप में नियुक्त करने और मेरे बड़े भाई को वाइस मास्टर के रूप में रखने और गिल्ड को उसी तरह चलाने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जिनवू ने तुरंत ही यूजिनवू का आशय समझ लिया। अगर चीजें उस तरह से की गई, तो रास्ते में चिंता का एक स्रोत पैदा हो जाएगा। गिल्ड मास्टर द्वारा उपयोग की जाने वाली अधिकार की शक्ति बहुत अधिक महान थी। भले ही वह वाइस मास्टर ही था जिसने मास्टर को काम पर रखा था, दोनों के बीच संघर्ष उत्पन्न होने की स्थिति में इस बात की बहुत अच्छी संभावना थी कि मास्टर पूरी गिल्ड पर पूरी तरह से हावी हो जाएगा। उसे रोकने का एक ही रास्ता था। आपको बस एक ऐसे मास्टर को नियुक्त करना था जो उसे काम पर रखने वाले को कभी धोखा न दे। उदाहरण के लिए एक भाई या एक बेटा। और यूजिन कंस्ट्रक्शन के अध्यक्ष यू मायुंग हवान का एक बेटा था जिसका नाम यूजिनहो था। हालांकि मेरे बड़े भाई का व्यावसायिक अनुभव मेरे लिए गिल्ड मास्टर का पद संभालने के लिए बहुत अच्छा है। आप देखिए, हंटर संबंधित व्यवसाय के क्षेत्र में प्रवेश करने का विचार उनका था। हमें उनकी वजह से उस क्षेत्र में भारी मुनाफा हुआ। उसका बड़ा भाई 31 साल की उम्र में एक सफल उद्यमी बन गया थे। उसकी तुलना में यूजिनहो केवल 22 वर्षीय विश्वविद्यालय का छात्र था, भले ही उसके पास रैंक डी हंटर होने का एक अनूठा प्लस पॉइंट था। स्वाभाविक रूप से चेयरमैन बड़े बेटे को गिल्ड सौंपने की सोच रहे थे। सबसे बड़ा व्यक्ति मास्टर नहीं बन सका क्योंकि वह हंटर नहीं था, लेकिन फिर भी वह हंटर से संबंधित व्यवसायों के बारे में बहुत कुछ जानता था और इस क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल करने में भी कामयाब रहा। मतलब, अगर जोखिम का कोई तत्व हो तो भी चेयरमैन जोखिम उठाएगा। और आप मास्टर लाइसेंस प्राप्त करके अपने पिता का मन बदलना चाहते हैं। ये सही है बड़े भाई। और इसलिए जिनवू को पता चल गया कि यूजिनहो यहाँ क्यों था, उसे अपने साथ जोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था। भले ही बच्चे ने एक उच्च रैंकिंग वाले हंटर को किराए पर लिया हो और इस तरह से लाइसेंस प्राप्त किया हो, यह इसे नकदी से खरीदने से अलग नहीं होगा। हालांकि क्या होगा यदि बच्चा जिनवू जैसे निम्न रैंक वाले शिकारियों के साथ 20 छापों में सफल हो गया और इस तरह लाइसेंस प्राप्त कर लिया? यूजिनहो अपने पिता को मनाने में सक्षम होगा। शिकारियों के एक समूह का नेतृत्व करने में सक्षम होना ही उसकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होगा। यूजिनहो इसी पर भरोसा कर रहा था। यदि यूजिनहो गिल्ड मास्टर बन जाता तो उसे वाइस मास्टर के रूप में एस रैंक मिलती और सभी प्रतिभाशाली शिकारियों की खोज की जाती।
खैर, अन्य लोग केवल तभी सुरक्षित महसूस करेंगे और उनके साथ जुड़ेंगे यदि मास्टर और वाइस मास्टर के एक या दोनों स्थानों को शक्तिशाली क्षमताओं वाले किसी व्यक्ति द्वारा भरा जाएगा। यदि यह योजना सफल होनी थी तो उन 20 छापों को पूरा करना नितांत आवश्यक था। बड़े भाई, कृपया मेरी मदद करो। मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। यू जिनहो ने अपना सिर झुका लिया। यदि जिनवू नहीं होता तो वह अपनी पहली ही छापेमारी के दौरान मर गया होता, विशाल मकड़ी द्वारा या हवांग डोंग सेओएक के हाथों से। यू जिनहो को यहाँ एक भरोसेमंद सहयोगी की आवश्यकता थी। मैं निश्चित रूप से बड़े भाई पर भरोसा कर सकता हूँ। हो सकता है कि वह एक ठंडे दिल वाला व्यक्ति हो जो अपने दुश्मनों को मारते समय पलकें नहीं झपकाए, लेकिन वह एक धर्मी व्यक्ति भी था जो अपने से कमजोर लोगों के जीवन को हल्के में नहीं लेता था, और उतना ही महत्वपूर्ण, उसने ऐसा किया। उसे गलत तरीके से कमाए गए लाभ की भी परवाह नहीं है। जिनवू आदर्श उम्मीदवार था। हालांकि जिनवू को यू जिनहो की आवश्यकता नहीं थी, इसीलिए उसने बच्चे से पूछा, फिर बदले में मुझे क्या मिलेगा? यू जिनहो ने अपना सिर उठाया। उसकी अभिव्यक्ति खुशी की थी क्योंकि उसने जल्दी से एक लिफाफा तैयार किया था जो उसने पहले तैयार किया था, और वहां से एक बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट निकला। जिनवू ने इस पर नजर डाली। ये गिल्ड कार्यालय भवन है जिसका निर्माण हम इस समय कर रहे हैं। इमारत की अपेक्षित खुदरा कीमत लगभग 30 बिलियन है, लेकिन भविष्य में यह निश्चित रूप से बढ़ेगी। हालांकि एसोसिएशन इसे प्रबंधित करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन राक्षसों के कालकोठरी से भागने का डर हमेशा बना रहता था। यही कारण है कि जैसे जैसे समय बीतता गया, एसोसिएशन मुख्यालय के पास या बड़े गिल्डों के आसपास जमीन की कीमतें हमेशा ऊंची होती गईं। खैर, आखिरकार किसी के अपने जीवन से अधिक मूल्यवान कोई संपत्ति नहीं होगी। भले ही यह एक छोटा सा गिल्ड था, उसके पास होना लगभग आपकी सुरक्षा की गारंटी देता है। हालांकि अगर यह एक बड़ी गिल्ड द्वारा कब्जा की गई इमारत थी, इसका जिक्र करने की जरूरत नहीं थी। यदि मैं मास्टर बन गया तो ठीक 1 वर्ष के लिए, जब तक गिल्ड स्थिर नहीं हो जाता, मैं इसका उपयोग करूंगा और फिर इसको तुम्हें सौंप दूंगा। बड़े भाई, निस्संदेह मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि सभी कागजी कार्रवाई क्रम में हो ताकि बाद में कोई अनावश्यक जटिलताएं न हो। रैंक सी गेट्स पर 19 बार और छापा मारने के लिए 30 अरब की इमारत। जिनवू थोड़ा मुस्कुराया। जब तक आप मास्टर बनेंगे ये सब इसके लायक होगा। क्या ये सही है? ये सही है बड़े भाई। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन पर यू जिनहो को मूल्यवान सबक सीखने को मिला। किसी पुराने शिकारी को काम पर रखने से उसकी हत्या हो सकती है। दूसरी ओर, प्रसिद्ध शिकारियों को काम पर रखने का मतलब होगा कि यू जिनहो अपने पिता को मनाने की क्षमता खो देगा। हालांकि जिनवू अलग था। वह नामात्र का रैंक की हंटर था, फिर भी वह इतना मजबूत था कि 1 सी रैंक वाले बॉस के साथ साथ 8 सी रैंक वाले हंटर्स को भी चोट पहुंचाए बिना अकेले रह सकता था। बड़ा भाई कम से कम बी रैंक हो सकता है, या उससे कहीं अधिक ताकतवर। जिनवू के आसपास होने से 19 सी रैंक गेट्स पर छापा मारने से कोई समस्या नहीं होगी। तो हाँ, यदि वह गिल्ड मास्टर बन सकता है तो इसकी तुलना में 30 बिलियन सस्ते लगेंगे। केवल एक चीज बची थी, वह ये कि जिनवू ऐसा करने के लिए सहमत था। वह इस तरह की शर्तों के प्रस्ताव पर ना नहीं कहेगा। यू जिनहो ने घबराकर जिनवू की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया। मुझे क्या करना चाहिए? इस बीच जिनवू एक गंभीर दुविधा में था। 30 अरब वोन, वह बहुत बड़ी रकम थी। यदि कोई इस तथ्य पर विचार करता है कि स्थानीय लॉटरी का विजेता पुरस्कार 1.5 बिलियन वोन था, तो उस राशि को अर्जित करने के लिए उसे लगातार 20 बार भाग्यशाली होना होगा। इतना ही नहीं, इमारत का मूल्य बढ़ता ही जाएगा। यदि यह कोई अन्य सामान्य शिकारी होता तो वे दोनों पैरों से कूद पड़ते और तुरंत साइन अप कर देते। ये प्रस्ताव कितना आकर्षक था। हालांकि जिनवू सामान्य होने से उतना दूर था जितना कोई भी पाने की उम्मीद कर सकता है। स्वर्ग के नीचे वह एकमात्र शिकारी था जो मजबूत हो सकता था। यदि वह खोज जारी रखता है और बार बार ऊपर चढ़ता है तो देर सबेर वह एस रैंक तक पहुंच जाएगा या उससे भी आगे निकल जाएगा। अगर मैं एस रैंक को पार कर सका तो 30 अरब कुछ भी नहीं होंगे। एस रैंक हंटर्स के लिए अनुबंध शुल्क पहले से ही कई दर्जन अरबों में चला गया। कोई भी सेलिब्रिटी या स्पोर्ट्स स्टार कितना भी प्रसिद्ध क्यों न हो, वे कभी भी एस रैंक वाले हंटर के मूल्य के करीब भी नहीं पहुंच पाएंगे। ये वह युग था जब उच्च श्रेणी के शिकारियों की संख्या एक राष्ट्र की ताकत का प्रतीक थी। परिणामस्वरूप एस रैंक को जो व्यवहार मिला वह किसी की कल्पना से भी बढ़कर हो गया। इस पर विचार करते हुए जिनवू को यहाँ जिस चीज को प्राथमिकता देने की जरूरत थी वह पैसा नहीं बल्कि उसकी वृद्धि थी, और विकसित होने के लिए अकेले रहना अधिक सुविधाजनक होगा। हाँ, अप्रत्याशित घटनाओं के जोखिमों को कम करना बेहतर होगा।
यदि वह अन्य लोगों के साथ शिकार करता है तो प्राप्त अनुभव अंक भी कम हो सकते हैं, और उन सभी आंखों की वजह से एक चाल चलना भी काफी बोझिल हो जाएगा। याद रखें, भविष्य में होने वाली किसी भी परेशानी से बचने के लिए उसे यूजिनहो को धमकी देनी पड़ेगी, कुछ ऐसा जो वह पहले से नहीं करना चाहता था। और अंततः अब से उसे अपने शेड्यूल को आक्रमण टीम के शेड्यूल से मिलाना होगा। उसकी वृद्धि की दक्षता किसी न किसी तरह से कम ही होगी। मैं बाद में हमेशा पैसा कमा सकता हूं। हालांकि ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि उसे यह प्रस्ताव अस्वीकार करना पड़ा। जैसे ही उसने ऐसा सोचा, एक सेकंड रुके, अचानक उसे एक ही पत्थर से धन और विकास नामक दो पक्षियों को पकड़ने का एक बहुत अच्छा तरीका सूझा। अगर ऐसा है तो जब उसने अंततः अपना सिर उठाया तो उसने यूजिनहो और उसके घबराए हुए चेहरे को देखा। जिनवू ने धीरे से अपना मुंह खोला। मेरी केवल एक शर्त है। यूजिनहो की अभिव्यक्ति तुरंत उज्ज्वल हो गई। जो भी हो, कृपया मुझे बताओ, बड़े भाई। मुझे आश्चर्य है, क्या मेरे ये बताने के बाद भी कि यह क्या है, तुम मुस्कुरा पाओगे? जिनवू मन ही मन मुस्कुराया और बोला, आप और मैं, हम में से केवल दो ही कालकोठरी में प्रवेश करेंगे। यूजिनहो एकदम सदमे में हौंफने लगा। बड़े भाई, अगर मैंने यहाँ गलती नहीं की तो क्या आप कह रहे हैं कि तुम और मैं, सिर्फ हम दोनों, सी रैंक गेट्स को पास कर लेंगे? केवल हम दो? तो फिर तुमने कोई गलती नहीं की। तभी यूजिनहो के चेहरे का रंग उड़ गया। एपिसोड 27। निश्चित रूप से जिनवू अकेले स्पाइडर बॉस को हराने में सक्षम था, इसलिए वह अन्य मालिकों के साथ भी कुछ ऐसा ही करने में सक्षम होगा। लेकिन जब राक्षसों की भीड़ के खिलाफ केवल उन दोनों की कल्पना कर रहे थे, जैसे कि उन कीड़ों के साथ कालकोठरी के प्रवेश द्वार में, यूजिनहो ने अचानक खुद को सांस लेने में असमर्थ पाया। यूजिनहो पूरी तरह से अवाक हो गया, जबकि जिनवू ने एक अभिव्यक्ति बनाई जिसमें कहा गया, मुझे ये पता था। हालांकि ये सबसे अच्छा तरीका है। हंटर रैंक वाले ई के रूप में किसी भी फ्रीलांसर द्वारा संचालित रेड टीम में प्रवेश करना बहुत कठिन होगा। पहले दिन से ही उसने इस पेशे में पैसा कमाने का मन बना लिया था। उसे लगातार इस कठोर वास्तविकता की याद दिलाई गई थी। या तो उसे अपनी योग्यता के साथ कालकोठरी में प्रवेश करना छोड़ना पड़ेगा, या उसे अपनी खुद की छापेमारी टीम बनानी पड़ेगी। हालांकि ये बच्चा उसके लिए एक फॉर्म बनाने के लिए स्वेच्छा से काम कर रहा था। दूसरे शब्दों में, क्या यह एक महान अवसर नहीं था? लेकिन बड़े भाई, यदि हम सी रैंकिंग गेट में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 10 लोगों की आवश्यकता होगी। मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत सारे इच्छुक लोग मिलेंगे जब आप कहते हैं कि आप उन्हें सिर्फ हेड काउंट भरने के लिए आने के लिए भुगतान करेंगे। तब उसने हवांग डोंग सियोक से जो सीखा था उसका सदुपयोग करने का समय आ गया है। यदि ऐसे शिकारी होते जो अपनी जान जोखिम में डालकर नहीं लड़ना चाहते, लेकिन उन्हें नकदी की तत्काल आवश्यकता होती, तो वे निश्चित रूप से इस सुनहरे अवसर पर दोनों पैरों से कूद पड़ते। हालांकि यूजिनहो की अभिव्यक्ति एक डरी हुई बिल्ली की तरह थी। निश्चित रूप से आप ये सुझाव नहीं दे रहे हैं कि हम दोनों कालकोठरी के अंदर हर एक राक्षस को मार डालेंगे, बॉस तक क्या आप ऐसा कर रहे हैं? हालांकि सच तो यह है कि ऐसा करने वाला केवल एक ही व्यक्ति होगा। इस व्यवस्था के साथ, जिनवू किसी के अनुभव अंक चुराने की संभावित सबसे खराब स्थिति को रोकने में सक्षम होगा, और उसके बगल में एकमात्र व्यक्ति यूजिनहो होगा, इसलिए उसे अन्य लोगों के बारे में चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। लोग भी हर समय उसे देखते रहते हैं। अगर ऐसा है तो मुझे कुछ गंभीर पावर लेवलिंग का आनंद मिलेगा। इसके अलावा, सभी छापे मारे जाने और धूल धूसरित हो जाने के बाद उसे अपनी गोद में एक अद्भुत इमारत के घूमने का एक अच्छा सा बोनस मिलेगा। अब केवल एक ही चीज बची थी, वह थी यूजिनहो को मनाना। और जैसा कि अपेक्षित था, यूजिनहो इस समय बहुत बहुत डरा हुआ था। क्या यह तरीका बहुत खतरनाक नहीं है, बड़े भाई? आप इसे केवल एक ही तरीके से देख रहे हैं, दूसरे तरीके से नहीं। जिनवू ने उसे को पास आने का इशारा किया तो यूजिनहो आगे की ओर झुक गया। अगर हमारे अलावा कोई और शिकार में भाग नहीं लेता है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि जब तक हम ठीक हैं, किसी को चोट नहीं पहुंचेगी? पहले छापे के लिए आप एक तीसरे पहिए की तरह थे जिसे घसीटा जा रहा था, इसलिए जो घटना घटी थी उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सके। लेकिन इस क्षण के बारे में सोचे कि आपकी खुद की छापा मारने वाली टीम ने सभी 19 छापे बिना मारे ही खत्म कर दिए। यूजिनहो की आंखें एकदम खुल गईं। अगर ऐसी बात है तो अगर ऐसा होता तो उसके पिता को मनाना एक स्तर तक आसान हो जाता। न केवल वह डी रैंक हंटर होगा, बल्कि एक भी घटना के बिना सफलतापूर्वक 19 रेड करने वाली टीम का लीडर होने का रिकॉर्ड भी शीर्ष पर जोड़ा जाएगा। यह उसके गिल्ड मास्टर बनने के योग्य होने का निश्चित प्रमाण होगा। अपने लिए इससे बेहतर विज्ञापन कुछ नहीं होगा। जिनवू ने यूजिनहो की अभिव्यक्ति का अध्ययन किया और संतुष्टि से मुस्कुराया।
वह अब आश्वस्त है। शुरू से ही जरूरतमंद व्यक्ति यू जिनहो था। जहां तक जिन वू का सवाल है, उसे वास्तव में यू जिनहो के साथ छापेमारी पर जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वह एसोसिएशन के माध्यम से उसे कॉल करके या यादृच्छिक बक्सों के माध्यम से कालकोठरी में प्रवेश कर सकता था। यू जिनहो अब सोच रहा था, हालांकि यह थोड़ा डरावना था, अगर वह ऐसा करने में सफल हो गया तो जैसा कि जिन वू ने कहा था, बदले में उसे बहुत कुछ मिलेगा। पिछली बार की लड़ाइयों में जिन वू द्वारा अपनी जबरदस्त ताकत का प्रदर्शन करने के दृश्य को याद करते हुए यू जिन वू को एहसास हुआ कि शायद चिंता करने की कोई बात नहीं थी। कुछ गंभीर आंतरिक संघर्ष के बाद भी यू जिनहो ने अंततः अपना मन बना लिया। हम इसे आपके तरीके से करेंगे बड़े भाई। उस स्थिति में मैं उपयुक्त साथियों की तलाश करूंगा। बहुत अच्छा, जिन वू ने सिर हिलाया। उसमें समझ आ गई थी। चूंकि वह अभी भी जिन वू के सामने था, यू जिनहो ने घबराहट और तंग छाती महसूस करना बंद कर दिया और एक उज्ज्वल मुस्कान दिखाए। आखिरकार मैं बड़े भाई को अपने पक्ष में करने में कामयाब हो गया। किसी कारण से उसे आगामी छापों से ज्यादा डर नहीं लग रहा था। जिन वू नाम का एक भरोसेमंद कॉमरेड उसके साथ जुड़ गया था और अब रेड टीम बनाना भी थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसा कि जिन वू ने कहा था, प्रस्ताव की शर्तों के साथ कई लोग भाग लेने का मौका पाने के लिए कतार में खड़े होंगे। इसके साथ मैं मास्टर बनने के एक कदम और करीब पहुंच गया हूं। जिन वू भी खिलखिलाकर मुस्कुराया। सी रैंक वाली अधिक से अधिक कालकोठरियों को मैं स्वयं ही साफ करूंगा और जितनी जल्दी हो सके स्तर ऊपर उठाऊंगा। दोनों व्यक्ति संतुष्ट भावों के साथ कैफे से बाहर निकले। अपने अलग रास्ते पर जाने के बाद जिन वू घर वापस भाग गया। खैर, उसे नहीं पता था कि आखिरकार एसोसिएशन उसे कब बुलाएगा। उसे अस्पताल से छुट्टी मिले 10 दिन से अधिक हो गए थे, इसलिए आसपास के क्षेत्र में गेट खुलने के बारे में सुनना इतना अजीब नहीं होगा। एसोसिएशन आमतौर पर इस क्षेत्र में दिखाई देने वाली कालकोठरियों को साफ करने के लिए महीने में 2 या 3 बार शिकारियों को बुलाता है। यू जिनहो को केवल 1 घंटा देने का एक मुख्य कारण यह था कि एसोसिएशन से कॉल किसी भी समय आ सकती थी। फिलहाल मैं एक रैंक की कालकोठरी को भी मिस करने का जोखिम नहीं उठा सकता। वह बहुत सारे राक्षसों को मारना चाहता था और अपना स्तर तेजी से बढ़ाना चाहता था। उसका स्मार्टफोन आसपास न होना कितना असुविधाजनक था। ये कितनी राहत की बात है कि कुछ ही दिनों में नया आ जाएगा। जिन वू ने धक्का देकर सामने का दरवाजा खोला और प्रवेश किया। अपार्टमेंट शांत था। यह सप्ताह के मध्य में था, इसलिए उसकी छोटी बहन अभी भी स्कूल में थी। यह पुष्टि करने के बाद कि घर पर कोई नहीं है, जिन वू ने डेली क्वेस्ट प्रदर्शित करने वाली खिड़की खोली। मुझे आज का इनाम मिलना चाहिए। इससे पहले कि वह यू जिनहो से मिलने के लिए बाहर जाता, उसने दिन का डेली क्वेस्ट पहले ही पूरा कर लिया था। लेकिन बहुत सारी निगाहें देख रही थीं, इसलिए उसके पास पुरस्कार प्राप्त करने में देरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। खैर, वह वास्तव में अपने शरीर के चारों ओर लिपटी हुई नीली रोशनी के साथ साथ सड़क के बीच में कहीं से अचानक एक बक्से के आने का दृश्य नहीं दिखा सकता था। अब क्या वह दिखा सकता है? रिंग बजी। दैनिक क्वेस्ट, मजबूत बनने की तैयारी। प्रेस अप 100 बार, पूर्ण 100/100। उठक बैठक 100 बार, पूर्ण 100/100। स्क्वाट 100 बार, पूर्ण 100/100। दौड़ना 10 किलोमीटर, पूर्ण 11/10। आपने डेली क्वेस्ट, मजबूत बनने की तैयारी पूरी कर ली है। समापन पुरस्कार आ गए हैं। क्या आप पुष्टि करना चाहेंगे? हाँ या नहीं? हाँ। ओह, रुको, इंतजार करो। हमेशा की तरह जिन वू अपना पुरस्कार प्राप्त करने ही वाला था, तभी उसे कुछ अजीब लगा और उसने झट से खुद को रोक लिया। उसकी निगाहें रुक गईं और रनिंग के कॉलम पर टिक गईं। दौड़ना 10 किलोमीटर, पूर्ण 11/10। पहले तो उसे लगा कि वह जरूरत से 1 किलोमीटर ज्यादा दौड़ा है। हालांकि जितनी देर उसने इसके बारे में सोचा, उसे यह उतना ही अजीब लगने लगा। मैंने अपना कोटा भर दिया है, तो यह अतिरिक्त दूरी क्यों दर्ज करता रहा? जिन वू की निगाहें तेज हो गईं। क्या यह सचमुच संयोग से अधिक कुछ नहीं था? जिन वू फर्श पर उतर गया और अपना वजन अपनी बाहों पर टिका लिया। और फिर उसका शरीर बिना किसी रुकावट के ऊपर नीचे उठता रहा। हालांकि उसकी दृष्टि सामने की खाली खाली हवा पर टिकी हुई थी। रिंग बजी। आपने एक प्रेस अप पूरा कर लिया है। 100 बार प्रेस अप, पूर्ण 111/100। रिंग बजी। आपने एक प्रेस अप पूरा कर लिया है। 100 बार प्रेस अप, पूर्ण 112/100। जैसा मैंने सोचा था, दौड़ना एकमात्र श्रेणी नहीं थी जो किए गए अभ्यासों की अतिरिक्त संख्या को दर्शाती थी। प्रेस अप की गिनती भी बढ़ती रही। अचानक वह ये जानने को उत्सुक हो गया कि संख्याएं कितनी अधिक होंगी। जिन वू की बाहों पर नसें उभर आईं। उसके उन्नत आंकड़ों के लिए धन्यवाद। उसे अपना वजन महसूस नहीं हो रहा था।
दरअसल उसका शरीर रोएदार बालों की तरह हल्का महसूस हो रहा था। जल्द ही 100 के करीब मंडरा रही संख्या 200 तक पहुंच गई। रिंग बजी। आपने एक प्रेस अप पूरा कर लिया है। 100 बार प्रेस अप, पूर्ण 200/100। फिर से रिंग बजी। आपने एक प्रेस अप पूरा कर लिया है। 100 बार प्रेस अप, पूर्ण 200/100। गिनती निश्चित रूप से 200 अंक पर रुक गई। उसने कुछ और प्रेस अप किए, लेकिन वह और ऊपर नहीं जा सका। 200 के आंकड़े पर सिटअप और स्क्वाट दोनों की गिनती भी बंद हो गई। प्रेस अप 100 बार, पूर्ण 200/100। उठक बैठक 100 बार, पूर्ण 200/100। स्क्वाट 100 बार, पूर्ण 200/100। दौड़ना 10 किलोमीटर, पूर्ण 11/10। 200, न अधिक और न कम। ये बिना किसी अंत के ऊपर चढ़ना नहीं था, और नहीं, ऐसा नहीं था कि 100 का आंकड़ा ही अंत था। यहां जरूर कुछ था। उसकी अंतःकरण संवेदना तो यही घोषित कर रही थी। यदि सारी अति गणना पूरी कर लेने के बाद कोई अन्य परिणाम उसका इंतजार कर रहा हो तो क्या होगा? आइए सुनिश्चित करें। सामान्य से अधिक तेज कदमों के साथ जिन वो अपार्टमेंट से बाहर निकल गया। रनिंग कॉलम के लिए अगले 9 किलोमीटर बहुत जल्दी भर गए। जब जिन वो एक बार फिर अपने घर पहुंचा तो उसके सामने एक नया संदेश आया। आपने हिडन क्वेस्ट मजबूत बनने की तैयारी पूरी कर ली है। समापन पुरस्कार आ गए हैं। क्या आप पुष्टि करना चाहेंगे, हाँ या नहीं? खोज का शीर्षक नहीं बदला था, लेकिन खोज का प्रकार अब हिडन क्वेस्ट में बदल गया था। उसका संदेह सही साबित हुआ। जिन वू ने अपनी लार निगल ली। पुष्टि करो, निम्नलिखित पुरस्कार उपलब्ध हैं। इनाम 1, वर्तमान भौतिक स्थिति की पूर्ण वसूली। इनाम 2, सभी आंकड़े जोड़ 3। इनाम 3, एक धन्य यादृच्छिक बॉक्स या 2 क्षापित यादृच्छिक बॉक्स। क्या आप उन सभी को एकत्र करना चाहेंगे? सभी आंकड़े 3 से बढ़े। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। छुपी हुई खोज से मिलने वाले पुरस्कार वास्तव में असाधारण साबित हुए। सभी आंकड़ों में 3 अंकों की बढ़ोतरी होने से यह उसके स्तर में 3 अंकों की बढ़ोतरी के समान ही था। नहीं, रुकिए, हो सकता है कि उसके आंकड़े बड़े हों, लेकिन चूंकि उसका स्तर वही रहा, इसलिए उसे और भी अधिक लाभ हुआ। क्योंकि उच्च आंकड़ों के साथ उसका स्तर बढ़ाना आसान हो जाएगा। लेकिन साथ ही उसे थोड़ा डर भी लग रहा था। एक और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन एक स्पष्ट आशा रखता था कि आज से उसके रास्ते में आने वाले सभी दैनिक क्वेस्ट को छुपे हुए क्वेस्ट में परिवर्तित किया जा सकता है। हालांकि यदि पुरस्कार इतने बड़े हैं, फिर डेली क्वेस्ट के समाप्त होने की संभावना भी अविश्वसनीय रूप से अधिक थी। इसके अलावा अगर हिडन क्वेस्ट केवल एक बार के लिए ही उपलब्ध था, तो इसका मतलब था कि उसे तीसरा इनाम चुनते समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। इनाम 3, एक धन्य यादृच्छिक बॉक्स या 2 क्षापित यादृच्छिक बॉक्स। यह उसका पहला मौका होगा जब उसे अपना इनाम चुनना होगा। यदि उसने एक को चुना तो वह दूसरे को खो देगा। तो मैं दोनों में से किसी एक को हमेशा के लिए नहीं देख पाऊंगा, क्या यह सही है? उनके नामों पर एक नजर डालने से यह स्पष्ट था कि उसे किसे चुनना था। लेकिन यह एक जाल भी हो सकता है। तीसरा इनाम लीजिए। आपको 2 उपलब्ध यादृच्छिक बक्सों में से एक को चुनना होगा। धन्य यादृच्छिक बॉक्स खिलाड़ी को वह वस्तु प्रस्तुत करता है जो वह चाहता है। शापित यादृच्छिक बॉक्स खिलाड़ी को उसकी आवश्यकता की वस्तु प्रस्तुत करता है। आप कौन सा एक चुनेंगे? उसकी व्याख्याएं अत्यंत सरल थीं, और इससे चयन करना और भी कठिन हो गया। यदि शुरुआत में कोई स्पष्टीकरण नहीं होता, तो उसने दिल की धड़कन में धन्य यादृच्छिक बॉक्स को चुना होता। लेकिन अब जब उसने खतरनाक स्पष्टीकरण पढ़ लिया था, तो ऐसा महसूस हुआ कि चाहे उसने जो भी चुना हो, वह अब भी चूक जाएगा। एक चीज जो मुझे चाहिए और एक चीज जिसकी मुझे जरूरत है। बस उन स्पष्टीकरणों से दोनों के बीच एक अच्छा सौदा लग रहा था। लेकिन यहां जरूर कोई जाल है। जो चीज वह चाहता था वह वही होगी जो वह चाहता था, क्योंकि वह अपनी वर्तमान स्थिति के लिए इसकी उपयोगिता को पहचानता था। हालांकि जिस चीज की उसे जरूरत थी, जरूरी नहीं कि वह वैसी ही हो। कुछ ऐसी चीज जिसकी उसे आवश्यकता हो सकती है लेकिन वह नहीं चाहता था, बदले में बाहर आ सकती है। उदाहरण के लिए, जब किसी शक्तिशाली हथियार की आवश्यकता होगी, तो उसे एक भयानक बम मिल सकता है जो उसे और उसके सभी साथियों को एक ही बार में उड़ा सकता है। इसीलिए इसे शापित यादृच्छिक बॉक्स कहा जाता है। इसलिए वह कम जोखिम वाले चयन के साथ जाएगा। ऐसी स्थितियों में जहां किसी विकल्प के अंतिम परिणाम ज्ञात नहीं थे, बाद में महसूस होने वाले पछतावे की मात्रा को कम करने का यह सबसे बुद्धिमान तरीका होगा। जिन वू ने आखिरकार फायदे और नुकसान पर ठंडे दिमाग से विचार करने के बाद अपना निर्णय लिया। धन्य यादृच्छिक बॉक्स। धीरे धीरे उसके पैरों के सामने एक छोटा सा बक्सा खड़ा हो गया।
जिन वू ने इसे उठाया। ये हो सकता है। आगे का एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। नॉवल सोलो लेबलिंग एपिसोड 28। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा क्योंकि डिब्बे का आकार उससे परिचित था। उसके हाथों से बक्सा खोलना और भी जरूरी हो गया। जैसा मैंने सोचा था। जिन वू की आंखें चौड़ी हो गईं। बक्से के अंदर एक सुनहरी चाबी थी। वास्तव में यह तत्काल कालकोठरी की कुंजी थी जिसका वह उत्सुकता से इंतजार कर रहा था। इसके तुरंत बाद कुंजी की जानकारी सामने आई। आइटम दानव के महल की कुंजी। दुर्लभता एस श्रेणी कुंजी। एक कुंजी जो आपको कालकोठरी दानव महल में प्रवेश करने देगी। सियोल के सोनपागु में स्थित डेसुन टावर में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह एक एस है। जिन वू ने आश्चर्य से आवाज उठाई। बेशक इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि दुर्लभता रैंकिंग का कालकोठरी की कठिनाई पर कोई असर पड़ता है, लेकिन वह इसके बारे में किसी अन्य तरीके से नहीं सोच सका। दुर्लभ ई कुंजी ने एक कालकोठरी खोली जो आखिरकार ई रैंक वाले गेट के बराबर थी। यदि तत्काल कालकोठरी की कठिनाई एस निकली तो वह क्या करेगा? यहां तक कि एक छापेमारी टीम में केवल एस रैंक वाले शिकारी शामिल होने के बावजूद इस बात की कोई निश्चित गारंटी नहीं थी कि ऐसी कालकोठरी को साफ कर दिया जाएगा। संभावना लगभग 50-50 थी। गेट की कठिनाई रैंक बी से ऊपर की ओर बढ़ गई और यहां तक कि पूरी दुनिया में देखने पर भी दुनिया में एस रैंक गेट्स के खुलने के बहुत कम मामले सामने आए थे। हालांकि उनमें से एक जेजू द्वीप पर दिखाई दिया। बाद में जेजू द्वीप एक परित्यक्त नरककुंड बन गया जहां कोई भी मनुष्य नहीं रह सकता था। जिन वो बहुत देर तक अपने हाथ में चाबी को देखता रहा। मैं सचमुच यही चाहता था। यदि यहाँ कोई आशा की किरण होती तो वह स्पष्टीकरण होता कि वह इस कुंजी के साथ कालकोठरी में प्रवेश करने में सक्षम होगा, पिछले वाले के विपरीत जिसमें कहा गया था कि इसके बजाय उसे स्थानांतरित कर दिया जाएगा। तात्पर्य यह है कि अगर उसे ऐसा लगे तो वह किसी भी समय भाग सकता है। भले ही चाबी अचानक उसके पास से गायब हो गई हो, फिर भी उसके पास आखिरी कालकोठरी से लौटा हुआ पत्थर था जो उसकी इन्वेंटरी के अंदर भी इस्तेमाल होने की प्रतीक्षा कर रहा था। उसे अब पिछली बार की तरह किसी अदृश्य दीवार के पीछे फंस जाने की चिंता नहीं थी। मैंने इस अवसर को अर्जित करने के लिए कड़ी मेहनत की है, इसलिए अब मैं इसे ऐसे ही नहीं गंवा सकता। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? उसे बस तुरंत अपनी दोनों आंखों से पुष्टि करनी थी कि क्या वह वास्तव में यही चाहता था या नहीं। डेसुन टावर के सामने 100 मंजिल से अधिक ऊंची एक अत्यंत ऊंची गगनचुंबी इमारत सीधी खड़ी थी, मानो ऊपर के आकाश को भेद रही हो। दरअसल आधुनिक गगनचुंबी इमारत ऐसी ही दिखनी चाहिए। इसे देखते ही उसे अत्यधिक चक्कर आने लगा। वहां बहुत कम लोग ही घूम रहे थे क्योंकि अब काफी शाम हो चुकी थी। जिन सड़कों पर एक भी व्यक्ति नहीं था उनमें एक भयानक माहौल पैदा हो गया। फिर भी मैं निश्चित नहीं हो सकता। जिन वू ने अपना चेहरा छिपाने के लिए अपने शीर्ष से जुड़े हुड को खींचने से पहले आने चारों ओर अच्छी तरह से देखा। अगर किसी ने किसी व्यक्ति को गायब होते और बिना किसी गेट के हवा में फिर से प्रकट होते देखा तो इससे थोड़ा हंगामा हो सकता है। इतना ही नहीं, आसपास के क्षेत्र में यहाँ वहाँ कई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, इसलिए ज्यादा ध्यान आकर्षित करने से बचना इतना बुरा विचार नहीं था। दरअसल ठीक उसी समय कोई जिन वू पर नजर रखने में व्यस्त था। वह बच्चा कौन हो सकता है? सोचने के लिए रात के इस समय में हुडी पहने एक आवारा व्यक्ति इमारत के चारों ओर घूमने में व्यस्त होगा। इमारत के अंदर से देख रहे सुरक्षा गार्ड को जिन वू का व्यवहार संदिग्ध लगा और वह अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। हालांकि जैसे ही यह गार्ड दरवाजे की ओर बढ़ा, वह मदद नहीं कर सका, लेकिन अचानक रुक गया और उसकी आंखें सचमुच खुल गईं। क्या बकवास है! सुरक्षा गार्ड की आश्चर्य से सांस छूट गई और वह तेजी से बाहर की ओर भागा। वह आदमी इधर की ओर चला जरूर आ रहा था, फिर भी वह ऐसे ही नजरों से ओझल हो गया था, बिल्कुल बिना किसी निशान के। सुरक्षा गार्ड ने अपने आसपास खोजबीन की, लेकिन उसे यहां एक चींटी भी नजर नहीं आई। घूमने से पहले उसने अपना सिर इधर उधर झुकाया। ठीक है, वह कितनी चकित करने वाली बात थी। सुरक्षा गार्ड इमारत के अंदर वापस जाने वाला था, लेकिन तभी उसकी आंखों के कोने में कुछ पड़ा और उसने बिना सोचे समझे ये देखने के लिए अपना सिर घुमा लिया कि यह क्या हो सकता है। जब वह जोर से गिरा तो वह सदमे में चिल्लाया, क्या यहाँ क्या हो रहा है? सुरक्षा गार्ड पीले चेहरे के साथ चिल्लाया। एक व्यक्ति का शरीरहीन हाथ हवा में तैरता हुआ एक बार फिर गायब हो गया। जिन वू ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। यह बाहरी दुनिया से जुड़ा है। पिछली बार के विपरीत उसके बाहर निकलने में कोई अदृश्य दीवार नहीं थी। चाबी भी गायब नहीं हुई और उसकी जेब में ही छुपी रही। यदि वह चाहता तो दूसरे शब्दों में किसी भी समय यहां से निकल सकता था। अब जब मैंने भागने के रास्ते की पुष्टि कर ली है,
चूंकि वह नहीं जानता था कि चाबी की दुर्लभता कालकोठरी की कठिनाई के बराबर है या नहीं, वह सामान्य से कहीं अधिक सतर्क था। जिन वू ने हुड पीछे खींचा और अपने पीछे देखा। यह इतना चौंकाने वाला दृश्य था कि वह कराहने लगा। अभी जब वह डेसुंग टॉवर की ओर कुछ कदम बढ़ा रहा था, उसकी आंखों के सामने की दुनिया एक पल में बदल गई। क्या इस जगह को अब कालकोठरी भी कहा जा सकता है? एक बिल्कुल अलग दुनिया उसका इंतजार कर रही थी। लुप्त हो चुके डेसुंग टावर की जगह वहां एक विशाल टावर जैसी संरचना खड़ी थी। रुको, क्या वह वास्तव में एक मीनार है, या इसके बजाय मुझे इसे महल कहना चाहिए? लाल काली आग की लपटों में लिपटी, बिना किसी अंत के हवा में ऊंची उठती एक मीनार। ऐसा लग रहा था मानो टावर जल नहीं रहा था, बल्कि उससे तेज लपटें निकल रही थी। एक जलती हुई मीनार। डेमंस कैसल के नाम के बजाय शायद यह उपनाम इसके लिए अधिक उपयुक्त था। जिन वो धीरे धीरे इस जलती हुई मीनार की ओर चल पड़ा। वह जितना करीब आता गया, चारों ओर आग की लपटों की आवाजें उतनी ही तेज होती गईं। क्या मैं इस चीज को सबसे पहले भी दर्ज कर सकता हूं? हालांकि अगर उसने ऐसा किया भी, तो विचार करने के लिए एक और समस्या थी। पिछले तात्कालिक कालकोठरी की तरह, जो सबवे स्टेशन पर आधारित थी, इस बात की अच्छी संभावना थी कि चूंकि यह कालकोठरी डेसुंग टॉवर पर आधारित थी, इसलिए इसे पूरी तरह से साफ करने के लिए उसे 100 मंजिल ऊपर चढ़ना होगा। वह कल्पना भी नहीं कर सका कि इसमें कितना समय लगेगा। जिन वू के कदम रुक गए। उसे प्रवेश द्वार के पास एक तीव्र आभा का आभास हुआ। उसने धीरे धीरे आसपास का निरीक्षण किया और दरवाजे के ठीक सामने एक बैल के आकार का एक काला प्राणी नींद में पड़ा हुआ देखा। जिन वू ने सावधानीपूर्वक कसाका के जहर फेंक को बुलाया। रिंग बजी। आइटम, कसाका का जहर फैंग। दुर्लभता सी। प्रकार, खंजर। आक्रमण जोड़ 2-5। कसाका के जहरीले नुकीले दांत से बना एक खंजर। इस पर कसाका के जहर के निशान है, इसलिए हमला करने पर यह पक्षाघात और रक्तस्राव की स्थिति का प्रभाव पैदा करेगा। इन्वेंटरी में संग्रहित किया जा सकता है या स्टोर पर बेचा जा सकता है। स्थिति प्रभाव, पक्षाघात, लक्ष्य हिलने में असमर्थ होगा। सफलता दर निश्चित है। स्थिति प्रभाव, रक्तस्राव, लक्ष्य की सहन शक्ति 1% प्रति सेकंड कम हो जाएगी। इसकी आक्रमण शक्ति इतनी अधिक नहीं थी, लेकिन इसके अतिरिक्त प्रभावों की महानता वास्तविक लड़ाइयों में बार बार साबित हुई। यह अच्छा होगा अगर लकवा काम कर जाए और मैं इसे आसानी से खत्म कर सकूं। जिन वो उस प्राणी के पास आते समय यथासंभव चुपचाप चलता रहा। हालांकि किसी राक्षस की इंद्रियों को मूर्ख बनाना असंभव था। जल्द ही प्राणी ने हवा सूंघी और अपना शरीर ऊपर उठाया। जिन वू ने अपनी गर्दन चटकाए। जीव पूरी तरह खड़ा हो गया और उसके तीनों सिर जिन वू की दिशा में मुड़ गए। हेल्स गेटकीपर, सेरबेरस। वह 3 सिर वाला एक विशाल कुत्ता था। उसके सिर के ऊपर तैरते लाल अक्षरों में लिखे नाम ने तुरंत उसका ध्यान आकर्षित किया। यह इस बात का प्रमाण था कि राक्षस का स्तर बहुत ऊंचा था। चूंकि यह लाल है, तो क्या इसका मतलब यह है कि यह पेनल्टी क्षेत्र के उन सेंटीपीड के समान स्तर के आसपास है? उस समय वह बमुश्किल कनखजूरों से बचकर भागने में कामयाब रहा। खैर, उस समय वह केवल लेवल 1 था, इसलिए उसकी मदद नहीं की जा सकती थी। लेकिन इस बार यह अलग है। वह कम समय में ही काफी तेजी से मजबूत हो गया था। इसमें कोई शक नहीं कि वह काला प्राणी ताकतवर था, लेकिन फिर भी वह वास्तव में जबरदस्त नहीं लग रहा था। उसकी उन्नत, सतर्क धारणा उसे बता रही थी कि वह ऐसा कर सकता है। यह अकारण नहीं था कि उसने अपना परसेप्शन स्टेट बढ़ाया। वह इस स्टेट में अंक निवेश करता रहा ताकि वह आसानी से बता सके कि उसे इस तरह के मामलों में लड़ना चाहिए या भाग जाना चाहिए। बादल की गरज। सेरबेरस ने दुश्मन को भांप लिया और उसे धमकाने के लिए अपने नुकीले दांत निकाल दिए। जिन वू की नजर फिर प्राणी की पूंछ पर गई। यह एक प्रकार से कोड़े जैसा था और इसका सिरा भी आग की लपटों से घिरा हुआ था। जिन वू की आंखें एक पल में तेज हो गईं। नुकीले दांत और एक पूंछ। कम से कम हमले के 2 तरीके। जिन वू ने अपनी लार निगल ली। सेरबेरस ने उसके ठीक सामने रुकने से पहले धीरे धीरे दूरी कम की और किसी कारण से उसका अध्ययन करना शुरू कर दिया। क्या ये किसी अवसर की तलाश में है? जैसा उसने सोचा था, राक्षस ने उस पर आक्रमण कर दिया। जिन वू की आंखें बहुत अधिक खुल गईं। जिन वू ने छलांग लगाने वाले राक्षस के नीचे फिसलकर मुश्किल से सेरबेरस के नुकीले दांतों से स्वन्य को बचा लिया। सेरबेरस वापस जमीन पर उतरा और इधर उधर घूमने लगा, फिर अपने 3 सिरों से उसे काटना शुरू कर दिया। काटने वाली थूथनों के बीच में नुकीले नुकीले दांत ठंडी चमक बिखेर रहे थे। रिंग बजी। शीर्षक, भेड़ियों का वध करने वाला। बफ प्रभाव सक्रिय हो गया है। शीर्षक, भेड़ियों का वध करने वाला। भेड़ियों का शिकार करने में कुशल शिकारी को दी जाने वाली उपाधि।
पशु प्रकार के राक्षसों का सामना करते समय आपके सभी आंकड़े 40% तक बढ़ जाएंगे। उसे अपना शरीर हल्का होता हुआ महसूस हुआ। जिन वू जल्दी से पीछे हट गया और सेरबेरस पर अपना खंजर चलाया, क्योंकि वह लगातार उसके करीब चिपका हुआ था। खंजर नुकीले दांतों से टकराया और जोर से आवाज की। ब्लेड अंधी गति से चला, फिर भी वह इस समय केवल सेरबेरस के हमलों को विफल कर सकता था और कुछ नहीं। मेरे उत्तेजित होने के बाद भी यह अभी भी इतना मजबूत है। सेरबेरस की एजिलिटी आसानी से उसकी कल्पनाओं से अधिक हो गई थी। इस स्थिति को पलटने के लिए जिन वू ने अपने डराने धमकाने के कौशल को सक्रिय किया। कौशल डराना सक्रिय कर दिया गया है। लक्ष्य के उच्च प्रतिरोध के कारण प्रभाव रद्द कर दिया गया है। जिन वू की आंखें चौड़ी हो गईं। ये काम नहीं किया। यही वह क्षण था जब सेरबेरस की लंबी पूंछ चाबुक की तरह उड़ी। जिन वू ने सतर्कता से अपना सिर नीचे झुकाया और पूंछ से बच निकला, लेकिन इससे उसके पैरों ने एक पल के लिए हिलना बंद कर दिया और राक्षस ने यह मौका नहीं छोड़ा। उसके एक सिर ने जिन वू के बाएं कंधे पर जोरदार प्रहार किया। जिन वू ने अपनी सारी ताकत जुटाई और काटने सिर के बीच में खंजर घोंप दिया। प्रभाव पक्षाघात सक्रिय कर दिया गया है। लक्ष्य के उच्च प्रतिरोध के कारण प्रभाव रद्द कर दिया गया है। प्रभाव रक्तस्राव सक्रिय कर दिया गया है। लक्ष्य के उच्च प्रतिरोध के कारण प्रभाव रद्द कर दिया गया है। सेरबेरस चिल्लाया। शुक्र है, अन्य प्रमुखों को हमले में शामिल होने का मौका मिलने से पहले वह क्षति को कम करने में सक्षम था, लेकिन उसका बायां कंधा अब फट चुका था। वह काटने की कितनी डरावनी शक्ति थी। उसने अपना बायां हाथ हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह हिलना नहीं चाहता था। जिन वू की अभिव्यक्ति भद्दी हो गई। वह सेरबेरस को घायल करने में कामयाब रहा, लेकिन जब उसकी चोटों की गंभीरता की तुलना की गई तो ये स्पष्ट था कि वह उस आदान प्रदान में बहुत खराब निकला। अगर लकवा या रक्तस्राव में से कोई भी काम करता तो अब तक स्थिति अलग होती। जिन वू ने सेरबेरस की ओर देखा और अपनी कमर चटकाई। फिर कुछ और हुआ। सेरबेरस की आंखें अचानक लाल रंग में रंगी जा रही थीं। बेवजह जिन वू को एहसास हुआ कि कुछ अशुभ घटित होने वाला है। क्या हो सकता है? हेल्स गेटकीपर सेरबेरस कौशल रेज का उपयोग कर रहा है। इसके क्रोध की स्थिति अगले 3 मिनट तक बनी रहेगी। सेरबेरस के सभी आंकड़े 100% तक बढ़ाए जाएंगे। सेरबेरस को अब दर्द महसूस नहीं होगा। जिन वू चिल्लाया। आपने अभी अभी क्या कहा? एक राक्षस ने अभी अभी एक कौशल का प्रयोग किया। उसी क्षण सेरबेरस ने जमीन से छलांग लगा दी। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, सेरबेरस उसकी आंखों के ठीक सामने आ गया। उसने जल्दी से अपना खंजर घुमाया, लेकिन वह केवल उसके सिर के एक हिस्से को ही छू पाया और तीनों सिरों ने एक साथ जिन वू को काटा। जिन वू ने अपने दांत पीस लिए। उसकी गर्दन, कमर और जांघ सब कट गए। सेरबेरस अपनी सर्वोच्च गति से दौड़ा और जिन वू को महल के गेट पर पटक दिया। जिन वू का एचपी एक पल में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। एचपी 411/3602। आपका एचपी 30% से कम हो गया है और कौशल शारीरिक सक्रिय हो गया है। प्राप्त सभी क्षति 50% कम हो जाएगी। क्षति में कमी और टेंसिटी पैसिव की बदौलत वह एक ही हमले में मारे जाने से बचने में सक्षम था। जिन वू की भौहें गुस्से से तन गईं।